पेपर 7 बैंकिंग और फाइनेंस पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और पिछले शीतकालीन अवकाश से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की 60 नियंत्रण की विधियाँ। भारतीय रिजर्व बैंक 60 नियंत्रण की विधियाँ। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल सामान्य तौर पे आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। कुछ पॉलिसी जो होती हैं वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास करने के लिए, बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए दो हथियार हैं उसके पास। एक है परिणामात्मक विधियाँ और दूसरी है गुणात्मक विधियाँ। कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर की जाती हैं और उन विधियों में ये देखा जाता है कि किस तरह से इसको व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, इसको ठीक रखा जा सकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं, हमारी व्यवस्थाएं खराब नहीं हों। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर होता है किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना, और नियंत्रित करते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट कंट्रोल आवश्यक है। वैसी क्रेडिट कंट्रोल को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम परिमाणात्मक जो विधियाँ हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और उनमें अलग अलग तरीका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाया जाता है। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि बैंक रेट, जिसको आप कह सकते हो बैंक दर, बैंक रेट, ये बैंक रेट आजकल एक नया नाम आ रहा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इस बैंक दर का ही दूसरा रूप हमें पढ़ने को पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में मिलता है, पुस्तकों में मिलता है। बैंक रेट का मूल जो उद्देश्य है वो ये कि प्रधान बैंक के द्वारा अपने अधीनस्थ जितने भी बैंक हैं या अपनी समस्त शाखाओं को जिस दर पे उधार लिया जाता है उससे जुड़ा हुआ है। यानी जिस रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने सहयोगी जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है उसको उधार देती है, उसको बैंक रेट के नाम से जाना जाता है। या यूँ कह दीजिए जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं रिजर्व आरबीआई के, उन शेड्यूल्ड बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार ऋण देती है उसको बैंक रेट कहा जाता है। आजकल इसको रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट में भी यही बात है कि कौन सी दर है जिसके आधार पर बैंकों को उधार दिया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट एक शब्द और आता है। उस रिवर्स रेपो रेट में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है, या मूल रूप से वो इसलिए होती है कि बैंक उधार लेते भी हैं और उधार देते भी हैं। यानी अपने पास जो अतिरिक्त फंड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा भी कराते हैं। तो जिस दर के ऊपर बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से वो रेपो रेट हो गई, और जिस दर पे वो आरबीआई के यहाँ पैसा जमा कराते हैं या अपना सरप्लस अमाउंट वहाँ डिपॉजिट करवाते हैं वो रिवर्स रेपो होगी। तो कहने का मतलब ये कि इस रेट को समय समय पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और इस कंट्रोल के आधार पे कभी मुद्रा का प्रसार बढ़ाता है और कभी मुद्रा का प्रसार रोकता है। कभी मुद्रा बाजार में आपको दिखाई देती है और कभी यूँ लगता है जैसे मुद्रा बाजार में बहुत कम मात्रा में। तो थोड़ा सा रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर वो नियंत्रित कर लेता है। तो बैंक रेट के आधार पे भी
परिणाम निकलता ये है कि यानी जैसे ही आप बैंक रेट में कोई परिवर्तन करोगे तो आपके बाजार की जो मुद्रा वो सीधी सीधी प्रभावित होगी। इसके आधार पे भी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि खुले बाजार में जो क्रियाएं हो रही हैं, मुद्रा के लेन देन की जो क्रियाएं होती हैं, खुले बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करने की बात है। खुले बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनके आधार पर क्रेडिट कंट्रोल का कार्य किया जाता है। फिर तीसरा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है कैश रिजर्व रेशो CRR। कैश रिजर्व रेशो बैंक के द्वारा हमारे यहाँ जितनी भी डिपॉजिट्स करवाई जाती हैं उन डिपॉजिट्स के माध्यम से कुछ राशि अपने पास रखते हुए शेष राशि को लोगों को उधार दी जाती है, यानी बैंक अपनी क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। तो कभी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यूँ लगता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, बाजार में क्रेडिट क्रिएशन का काम बहुत ज़्यादा हो गया है या क्योंकि लोनिंग ज़्यादा हो गई है, तो उसको नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए कैश रिजर्व रेशो को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, उसकी प्रतिशत को वृद्धि कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए 10% है, 20% है, 25% कर दो, उसको 30% कर दो, तो बैंक को क्या ज़्यादा फिर उधार देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इसलिए कैश रिजर्व रेशो या विभिन्न प्रकार की जो आपकी CRR जो है उसमें परिवर्तन समय समय पे क्रेडिट कंट्रोल के लिए बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नकद कोष के साथ साथ कुछ वैधानिक तरलता अनुपात में भी परिवर्तन किया जाता है। यानी ये स्ट्रक्चरली कह सकते हो या कंपल्सरी कह सकते हो, ये बैंकों जो इंडिया है प्रधान बैंक है वो एक दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि लिक्विडिटी के मामले में आपको इन की पालना करनी पड़ेगी और इन पालनाओं के आधार पर ही आप बैंक का संचालन कर सकते हैं। तो तरलता जो कोष अनुपात है उसमें वृद्धि करना या उसमें कमी करना या उसको बनाए रखने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका परिणाम ये होता है कि हमारी जो क्रेडिट है वो नियंत्रित रहती है या स्टॉक जो है वो कंट्रोल में रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब उसको लगता है कि क्रेडिट और सर्जन होना चाहिए तो वो इनमें परिवर्तन कर देता है, और जब यूँ लगता है कि भाई क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो गई है बाजार में तो इसको थोड़ी कमी कर लेता है। दूसरा तरीका है गुणात्मक का। गुणात्मक पहलू जो है एक क्वांटिटी की दृष्टि से एक क्वालिटी की दृष्टि से है। गुणात्मक पहलू में ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो चयनित शाख नियंत्रण का कार्य किया जाता है, जैसे कौन सी शाख को कंट्रोल में लाना है। कई बार आप देखते हो कि NPA ज़्यादा होने के कारण से इंडस्ट्रियल जो क्रेडिट है उसको नियंत्रित की जाती है, कभी कमर्शियल क्रेडिट को नियंत्रित किया जाता है, कभी एग्रीकल्चर के क्रेडिट जो है उसको नियंत्रित किया जाता है, कभी जो दूसरे प्रकार की जाती है। तो चयनित जो शाख नियंत्रण है उसके ऊपर भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये नहीं कि सभी शाख को, कुछ सेलेक्टिव जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल में रखा जाता है। इसके अलावा शाख का राशनिंग सिस्टम भी कर दिया जाए, राशन जैसे निर्धारित कोटा कर दिया, ये तय कर दिया कि भी इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत शाख का सर्जन किसी बैंक के द्वारा किया जा सकता है। और कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या इकोनॉमी के लेकर के आप राशनिंग कर सकते हो। इसके आधार पर भी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य किया जाता है। कभी मान लीजिए आपको लगता है कि भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो गई है या शाख बहुत ज़्यादा सर्जित हो गई है तो इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे नैतिक जो अनुनय और दबाव होता है, नैतिक दबाव भी होता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। जैसे व्यक्तियों के लिए कुछ नैतिकता होती है, कुछ वैल्यूज होते हैं। बैंक अगर मान लीजिए आप उस वैल्यूज के हट के कार्य करता है, बैंक उससे परे जाने की कोशिश करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके ऊपर नैतिक दबाव बनाता है, उनसे अनुनय करता है, उनसे विनती करता है या उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि ये कार्य आपके ऊपर नहीं की जाएगी। फिर मान लीजिए बैंक इसके बावजूद भी अपने सिस्टम से बाज नहीं आते हैं तो सीधी सीधी कार्रवाई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
की जा सकती है किसी बैंकिंग शाखा के ऊपर। अगर लगता है कि भी अब पानी जो है वो हद से पार कर गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को समुचित तरीके से विकसित करने के लिए या संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए या सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए, सरकार को मदद प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शाख का नियंत्रण किया जाता है, शाख का सर्जन भी किया जाता है और शाख को कंट्रोल भी किया जाता है। थोड़ी सी बात हम ये देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा आर्थिक विकास में कोई भूमिका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की जब बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ऐसी प्रधान संस्था जिसके द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम को नियंत्रित किया जाता है या मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाती होगी या उसका अहम योगदान होगा। जैसे व्यवसाय की दृष्टि से देखें, उद्योग की दृष्टि से देखें, कृषि की दृष्टि से देखें, संस्थाओं की विकास की दृष्टि से देखें, तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का योगदान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये विचार करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी क्रियाएं बंद हो गई हैं, मुद्रा के छापने की क्रियाएं हैं या आगे बढ़ाने की बात वो है या नियंत्रण की बात है या शाखा विस्तार की बात है, तो हमें ये बात सामने आएगी कि अगर इन क्रियाओं को बंद कर दिया जाता है तो हम समझते हैं कि कृषि का कार्य न तो खाद मिलेगी, न बीज मिलेगा, न किसी प्रकार का कोई साधन मिलेगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनका डेवलपमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे किया गया, वो संस्थाओं का विकास बंद हो जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में जितना सहयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है, वो भी अपन समझते हैं अच्छी तरह से वो कमज़ोर पड़ेगा। सरकार को जो वित्त की व्यवस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, तो वो भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि सरकारी तंत्र को संतुलित तरीके से विकसित करने के लिए आवश्यक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने में अपनी पूरी सहयोग रखता है और पूरा समर्थन प्रदान करता है।